students. Today I am taking chapter number 6, Poets and Pancakes of Flamingo. So let's start with the chapter. About the author, Ashok Mitra, 1931, distinguished essayist, story writer, novelist and editor. अशोका मित्रन जो है 1931 में पैदा हुए, डिस्टिंग्विश्ड एसेइस्ट, वो एक फेमस एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, स्टोरी राइटर भी थे, उपन्यासकार भी थे, उसके साथ साथ वो एक संपादक भी थे. ही वॉज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर तमिल राइटर्स. उनको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया. ही वॉज असाइन अ जॉब एट जेनमी स्टूडियो ऑफ कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ये जो अशोक मित्तन थे, ये उनको जेमिनी स्टूडियोज़ में, जो इंडिया का एक फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें उनको एक जॉब दिया गया था, एक काम दिया गया था, वो था कटिंग क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के. वो न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स, इंपॉर्टेंट कटिंग्स को काटेंगे ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर, एंड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इट, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. इट वॉज ए फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये एक जो जेमिनी स्टूडियोज़ था, ये एक फिल्म पैदा करने वाली एक संस्था थी इन इंडिया, भारत में. हेडेड बाय एस वासन, जिसके के चीफ जो थे वो एस वासन थे. ही नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज स्टे एट जर्मनी स्टूडियोज़. और इस चैप्टर में जो राइटर हैं, उन्होंने विवरणात्मक रूप से अपने जो अनुभव हुए जेमिनी स्टूडियोज़ में, उनके वर्किंग के टाइम, उन्होंने इसको डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Pancake was the brand name of makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. ये जो जेमिनी स्टूडियो था, मैंने आपको भी बताया है कि ये एक क्या था, फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पर फिल्म बनाई जाती थी. इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें क्या हुआ करता था बच्चों, बहुत ज़्यादा जो मेकअप ब्रांड है पैनकेक, उसका इस्तेमाल किया जाता था. किसके लिए? मेकअप के लिए. जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके मेकअप के लिए एक मटेरियल यूज़ किया जाता था. दैट जेमिनी स्टूडियोज़ बॉट इन ट्रकलोड्स, जो कि जेमिनी स्टूडियो खरीदता था. कैसे खरीदता था? बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में. ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस कोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्नोत्री मे नॉट हैव एवन हर्ड ऑफ इट. बहुत शुरू में क्या हुआ करता था, जो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ये बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करती थी, मेकअप, बहुत भारी मेकअप किया करती थी. तो वो कह रहे हैं कि जो पहले समय के हीरोइंस थी, जैसे ये ग्रेटा गार्बो नाम दिया है, एक मिस कोहर दिया है, और फिर वैजयंती माला दिया है, इन्होंने निश्चित रूप से इस मेकअप को यूज़ किया होगा. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका प्रचलन कम हो गया. इतना ज़्यादा ओवरलोडेड मेकअप नहीं होता था. तो रति अग्नोत्री के समय से मे नॉट हैव इवन हर्ड आउट, हो सकता है कि रति अग्नोत्री ने इस मेकअप के बारे में सुना भी नहीं होगा. The makeup department of the Gemini studio was in upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. और जो मेकअप डिपार्टमेंट था, जहाँ पर के इन एक्टर और एक्ट्रेसेस का और जो भी दूसरे जो पार्ट ले रहे होते थे फिल्म में, उनका जो मेकअप किया जाता था, इसके लिए एक विभाग था जेमिनी स्टूडियोज़ का. मेकअप डिपार्टमेंट वॉज इन अपस्टेयर्स. उसको कहाँ पर स्थित किया गया था? एक बिल्डिंग की ऊपर की मंजिल में उसको स्थापित किया गया था. दैट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, कि वो किसी समय में रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उनका एक अस्तबल रहा था. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और कई दर्जन इमारतें जो ऐसा माना जाता था, जो रॉबर्ट क्लाइव की थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के रेजिडेंस थे सिटी में, जो शहर में, वो उसके क्या रहे थे, निवासी स्थान रहे थे. फॉर इज ब्रीफ लाइफ, उसका जो जीवन काल है वो बहुत ब्रीफ लाइफ, बहुत शॉर्ट टाइम है यहाँ पर. एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उससे भी कम समय वो कहाँ पर रहे, मद्रास में. रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग. ऐसा प्रतीत होता है रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, यात्राएं किया करते थे. एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी शिफ्ट होते थे. बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी असंभव जो बैटल्स थी, जो रिमोट कॉर्नर्स में, सुदूर
कॉर्नर्स थे जो इंडिया के, वहाँ पर उन्होंने उनको फेस किया था. एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. और उन्होंने क्या किया था, एक युवती से विवाह किया था सेंट मैरी चर्च में, जो कि कहाँ पर थी, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास. मद्रास में कोई फोर्ट था जहाँ पर ये थी, वहाँ पर उन्होंने इससे विवाह किया. The makeup room had the look of hair cutting salon with lights of all angles around half a dozen large mirrors. और जो क्या होता है, जहाँ पर शूटिंग की जाती है, जहाँ पर मेकअप किया जाता था, वहाँ पर क्या था, मेकअप रूम में उसका जो लुक था वो देखने में कैसा लगता था, जैसे हेयर कटिंग, बाल काटने वाला कोई सैलून होता है, विद लाइट्स ऑफ ऑल एंगल्स, जिसमें सभी एंगल्स पर लाइट फिटेड थी. अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, जिसमें ये बड़ी बड़ी लाइटें क्या होती थी, इनकी रिफ्लेक्शन आता था. दे वर ऑल इनकैंडिसेंट. इनकैंडिसेंट मीन्स ग्लोइंग विद हीट. और ये जो लाइट्स थी जब मिरर पर पड़ती थी तो बड़ी बड़ी लाइट्स थी चारों तरफ, तो ये क्या करती थी, ये इनके रिफ्लेक्शन से क्या होता था, बहुत गर्मी महसूस करता था. सो वन कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप. तो कोई भी व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि कितनी ट्रबल होती होगी उन व्यक्तियों को जो कि मेकअप के लिए इन बड़े बड़े लार्ज मिरर्स के आगे बैठते थे, दर्पणों के आगे. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट. एक जो इस मेकअप डिपार्टमेंट में था, जहाँ पर ये लोगों का मेकअप किया जाता था, इस विभाग में पहले इसके मुखिया जो थे, इसकी जो हेडेड बाय बंगाली, एक बंगाली व्यक्ति थे जो इसके हेड थे. हु बिकेम टू बिग, जो कि बहुत बिग हो गए थे स्टूडियो के लिए, एंड लेफ्ट, और उन्होंने इसे छोड़ दिया. ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय धारवा कानेडिगा. और जो इसके बाद उनको रिप्लेस करके जो दूसरे व्यक्ति आए वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और इनकी सहायता करते थे धारावर कानेडिगा. एंड आंध्रा, ये आंध्रा के रहने वाले थे. ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, इसमें एक जो मेकअप डिपार्टमेंट था, इसमें एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन भी था. एंड एंग्लो बर्मीज़, एक एंग्लो बर्मीज़ भी था. एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और प्राय जैसे लोकल तमिल्स थे वो भी इसमें थे. ऑल दिस शोज़ that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. ये जो था आपका ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने क्या चालू किया था, ऐसे प्रोग्राम्स को, कार्यक्रमों को जो राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते थे उन्होंने चालू किए थे. लेकिन जो ये हमारा ये जो स्टूडियोज़ था, कौन सा जैमनी स्टूडियो जो ये था, इसमें विभिन्न स्टेट से आने वाले लोग रहते थे. तो ये एक उदाहरण था, अच्छा उदाहरण था किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली. अब इसमें डिपार्टमेंट में किस किस को क्या काम दिया गया था. सबसे पहले जो चीफ मेकअप मैन था, जो मुख्य मेकअप मैन था, वो क्या करता था, चीफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अगली करने का काम करता था. मतलब अगली इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत सारा मेकअप ओवरलोडेड कर देते थे उनके फेस पर, जो अभिनेता और अभिनेत्री होते थे. हिज सीनियर असिस्टेंट, और जो उसका सीनियर असिस्टेंट था, सहायक था, जो सेकंड हीरोइन को, वो किसको भद्दा करने का काम करता था, उसके फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप लगाता था, सेकंड हीरोइन के. द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट था उसको काम दिया गया था कि भाई मेन कॉमेडियन है, जो फनी मैन है, उसका मेकअप वो करेगा. एंड सो फोर्थ, इसी प्रकार से इनको काम बांटा गया था. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और जो प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो क्राउड का हिस्सा होते थे इस फिल्म में, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और वो किसको संभालवा दिए गए थे, वो ऑफिस बॉय जो पियन था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका उत्तरदायित्व था उनके मेकअप का. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ हैड एन ऑफिस बॉय. इस मेकअप डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियोज़ के में क्या था, एक ऑफिस बॉय था. ऑन द डे व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन क्या होती थी, क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी, तुम देख सकते हो, ही मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स. क्योंकि उसका काम था क्राउड की मेकअप करने का, तो वो क्या करता था, एक बड़े से बर्तन में, वेसल मीन्स पॉट, एक बड़े से बर्तन में, जो बड़ा साइज़ का बर्तन होता था, उसमें उस पेंट को बना लेता था, जो क्राउड
के लिए, मेकअप के लिए था स्लैपिंग, और उसको पोत दिया करता था हाथ से, किसके पर, क्राउड प्लेयर्स, जो भीड़ के हिस्से होते थे. द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द फेस इज प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. इसका मुख्य विचार ये था कि जो हर पोर है फेस का, सरफेस का, फेस के सरफेस का, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, मेकअप से पोत जाए. मतलब उसका इस प्रोसेस में, मेकअप के प्रोसेस में कोई भी अप्लाई करते समय उसको कोई भी फेस का हिस्सा बचा ना रह जाए. ही वॉज नॉट एग्जैक्टली ए बॉय. वास्तव में जिसको हम बॉय कह रहे हैं, ऑफिस बॉय, वो वास्तव में एक लड़का नहीं था. ही वॉज इन हिज अर्ली 40s. वो एक अर्ली 40s का व्यक्ति था. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स एगो. कई साल पहले वो इस स्टूडियो में आया था इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर. जैसे सभी लोग फिल्म में पहले आते हैं कुछ बड़ा बनने के लिए, लेकिन जब काम नहीं मिलता तो दूसरे काम संभाल लेते हैं. इसी प्रकार से ये व्यक्ति था, इस उम्मीद में आया था कि वो स्टार एक्टर बनेगा. यदि नहीं बन पाया तो टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, लेखक बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा. वो भी नहीं बन पाया तो लिरिक राइटर बन जाएगा. वो क्या करेगा, संगीत लिखने वाला बन जाएगा. ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी और थी. ये जो ऑफिस बॉय था वो थोड़ा थोड़ा पोइट भी था, कवि भी था. इन दोज डेज, उन दिनों क्या हुआ करता था, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, 2 whole sides ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज़. अब ये राइटर कह रहे हैं अशोकामित्रन कि जब मैं इस समय यहाँ काम करता था तो मुझको एक घना आकार का क्या दे दिया गया, कक्ष दे दिया गया. 2 whole sides, जिसके 2 साइड्स थे, जहाँ पर क्या थी, फ्रेंच विंडोज़ थी. फ्रेंच विंडोज़ को आई डिड नॉट नो एट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़. उस समय मैं नहीं जानता था कि फ्रेंच विंडो का मतलब क्या है. तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंच विंडो क्या होती है. आजकल क्या है, घरों में बड़ी खिड़कियाँ बनाई जाती हैं जिससे कि आप बाहर जा सकते हैं, और वो विंडोज़ हैं लेकिन वो पूरे दरवाजे के साइज़ की होती हैं, उनसे आप बाहर जा सकते हैं बालकनी वगैरह में. तो ऐसा इसे कक्ष प्रदान किया गया था जिसमें लॉन्ग विंडोज़ थी जो डोर का काम भी करती थी. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट. अब वो जो अशोक मित्रा है वो कहते हैं, मुझे देखते थे लोग कि भाई डेस्क पर बैठा हुआ है, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स, और क्या करे जा रहा है, पेपर ही फाड़ रहा है. डे इन एंड डे आउट, दिन में भी और रात में भी. मतलब लगातार मेरा 24 घंटे यही काम हो गया था कि मैं पेपर की क्लिपिंग्स काटता था और उनको रिकॉर्ड बनाता था. मोस्ट पीपल थॉट, अधिकांश तो लोग क्या समझते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब मैं खाली आदमी हूँ. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज. और इसी प्रकार से जो बॉस था वो भी मेरे काम को इम्पॉर्टेंट नहीं समझता था, वो भी सोचता था कि मैं खाली हूँ. सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ये महसूस होता था कि मुझे किसी काम में लगाया जाना चाहिए क्योंकि मैं खाली ही हूँ, वुड बाज इनटू माई क्यूबिकल. और वो क्या करता था, मेरे उस कक्ष में, जो घनाकार कक्ष था जिसमें मैं बैठता था, उसमें अंदर प्रवेश कर जाता था. एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. और वो मुझे क्या करता था, एक बड़ा सा लेक्चर पिला जाता था, भाषण देने लग जाता था आकर के. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड. अब ये जो बॉय था जिसको ऑफिस बॉय की बात कर रहे हैं, उसने ये डिसाइड कर लिया था, हैड डिसाइडेड, वो डिसाइड कर चुका था, आई शुड बी एनलाइटेड, कि मुझे प्रबुद्ध किया जाए, मुझे इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट फॉर ओनली बार्बर्स एंड परवर्ट्स. कहते उसने बताया, वो ये चाहता था कि मुझको अच्छे से ये बात समझा दे कि मेरे अंदर इतना लिटरेरी टैलेंट है, साहित्य का टैलेंट है, योग्यता है, जो वो वेस्ट जा रही है, बर्बाद जा रही है इस डिपार्टमेंट पे. और ये डिपार्टमेंट तो उन लोगों के लिए है जो कि क्या है, या तो नाई का काम करते हों या छोटे मोटे काम करते हों. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. और जल्दी ही मैं क्या करने लगा, ऐसी भीड़ वाली शूटिंग की प्रार्थना करने लगा. क्यों, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. कहता है कोई भी मुझे इसके जो महाकाव्य थे उनसे बचा नहीं सकता था. मतलब वो आकर के जो ऐसे लंबे लंबे भाषण देता था. ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर क्या था, सारे उदाहरण क्या थे, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था. एक तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार था. यू विल ऑलवेज फाइंड, तुम हमेशा पाओगे, दैट एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन ओनली और कोवर्टली. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप मैन डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज एंड इकोनॉमी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथामंगलम सुबु. ये जो बॉय था, ये जो ऑफिस बॉय था, इसके फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या था, तुम देखोगे, ऑलवेज फाइंड ए एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन. यदि किसी व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसका गुस्सा एक ही व्यक्ति के ऊपर उतरता है, खुले रूप से
या फिर कॉवर्टली मीन्स हिडन रूपी से, छुपे रूपी से। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति था, वॉज कन्विंस्ड, इसको पक्का विश्वास था, दैट ऑल इज वोज, जितनी उसकी जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, और इसकी इग्नोमिनी है, जो उसका अपमान है, और जो उपेक्षा, नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा जो भी हो रही है, वो किसके कारण है? ये जो व्यक्ति है इसमें कोथामंगलम सुब्बू, ऐसा उसका मानना था। तो उसको जो फ्रस्ट्रेशन किसको लेकर के हो रहा था, इस ऑफिस बॉय को, इस कोथामंगलम सुब्बू को लेकर के, ये इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता था, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसकी वजह से क्या हो रही थी? कम हो रही थी। सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और सुब्बू जो था उसको इस जेमिनी स्टूडियोज़ में क्या था? नंबर 2 स्थान मिला हुआ था, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी। ही couldn't have had a more encouraging opening in films, उसको क्या नहीं मिल पाया था? बड़ी उत्साहवर्धक कोई फिल्म में ओपनिंग शुरुआत नहीं मिली थी। देन 4 ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जैसा कि देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, जैसा कि मेकअप बॉय को मिल चुका था, हैड को मिला था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत क्या हुआ था? ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, और इसके विपरीत क्या था? निश्चित रूप से उसे ऐसा सामना करना पड़ेगा अनिश्चित और डिफ़िकल्ट, मुश्किल समयों का, फॉर व्हेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर चालू किया होगा। देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, क्योंकि जब इस ने काम चालू किया था, जो कोथामंगलम सुब्बू ने, देयर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़, उस समय कोई भी अच्छी तरह से स्थापित फिल्म बनाने वाली, उत्पन्न करने वाली, बनाने वाली जो कंपनीज और स्टूडियोज़ नहीं हुआ करते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यदि अपन शिक्षा का मामला लें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की बात करें, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर द बॉय। ऐसा नहीं था कि सुब्बू की कुछ ज़्यादा एजुकेशन थी, जो प्रशंसनीय एजुकेशन थी, जो उस ऑफिस बॉय से ज़्यादा हो, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ए ब्राह्मण, लेकिन उसके अंदर क्या, उसके अंदर पॉजिटिविटी जो मानी जाती थी कि वो एक गुण था जो उसके अंदर, वो क्या था? वो ब्राह्मण परिवार में फैमिली में उत्पन्न पैदा हुआ था। ए वर्च्यू, ये एक बड़ी कास्ट में पैदा होने का इसका गुण था। इंडीड, वास्तव में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, इसीलिए उसको क्या होता था? ये मौका मिल जाता था कि वो ज़्यादा जो प्रॉस्परस सिचुएशंस थी, जो समृद्ध स्थितियाँ थी और जो समृद्ध लोग थे, उनसे मिलने का मौका मिल जाता था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, और उसके अलावा उसमें क्या थी? एक तो ब्राह्मण फैमिली से पैदा हुआ था कोथामंगलम सुब्बू, और दूसरी बात क्या थी? हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, और सबसे बड़ी बात थी कि वो हमेशा, उसके अंदर एक योग्यता थी कि वो हमेशा हैप्पी रहता था एट ऑल टाइम्स, हर परिस्थिति में, इवन आफ्टर हैविंग हैड एन हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म, यदि उसके द्वारा कोई फ्लॉप फिल्म भी जाती थी, मतलब जिस फिल्म में वो सक्सेसफुल नहीं हुए होते थे, उस फिल्म में भी उसने काम किया होता था, तब भी वो कैसा दिखाई देता था? चीयरफुल। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो, उसके अंदर एक और क्वालिटी थी कि वो हमेशा किसके लिए काम करता था? किसी और के लिए। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑफ हिज ओन, वो एक कमी उसमें थी कि वो किसी भी चीज़ को अपने आप से नहीं कर पाता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कंप्लीटली and turn his entire creativity to principles advantage। अब क्या था? बट इस सेंस ऑफ लॉयल्टी, उसके अंदर वफादारी इतनी ज़्यादा थी, मेड हिम आइडेंटिफाई, उसकी वजह से उसकी पहचान थी, हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल, और वो क्या था? वो पूरी तरीके से, जो चीफ था वासन, मिस्टर वासन, जो यहाँ का चीफ था जेमिनी स्टूडियो का, कंप्लीटली टर्न इस एंटायरटी क्रिएटिविटी टू प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और उसने, इस कोथामंगलम सुब्बू ने अपनी पूरी की पूरी जो उसकी क्रिएटिविटी थी उसके अंदर, उस कंप्लीट क्रिएटिविटी को उसने अपने किसके लाभ के लिए, किसके एडवांटेज के लिए? अपने चीफ के एडवांटेज के लिए लगा दिया था। मतलब अपना उसे इतना ध्यान नहीं था जितना कि वो अपने मालिक के प्रति वफादार था, और वो मालिक के ही लाभ के बारे में सोचता था। ही वॉज ए टेलर मेड फॉर फिल्म, और वो एक तरीके से एग्जैक्टली ऐसे लगता था कि वो फिल्म्स के लिए ही बना है। Here was a man who could be inspired when commanded। ये एक ऐसा व्यक्ति था सुब्बू कि यदि इसको क्या किया जाए? एनकरेज कर दिया जाए, उत्साहित कर दिया जाए, प्रोत्साहित कर दिया जाए, when commanded, जब इसको ऐसा किया जाता था, the rat, तो वो क्या करता था? वो इंस्पायर्ड हो जाता था, एनकरेज हो जाता था जब उसको कोई ऑर्डर दिया जाता, भाई तुम्हें ऐसे करना है। The rat fights the tigress underwater and kills her bird, but
takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on the victim's offspring. और जो सुबु था, एक बार उसके जो वासन थे, जो फिल्म के जो चीफ थे, उन्होंने कहा भाई हमको एक ऐसा सीन करना है, द रेड फाइट्स, जिसमें रेड फाइट कर रहा है किसके साथ में, टाइग्रेस के साथ, और अंडर वाटर, पानी के अंदर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और वो उसको मार देता है, किसको, टाइग्रेस को, बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स, लेकिन उस जो रैट को दया आ जाती है किसके ऊपर, उन टाइग्रेस के बच्चों पर, एंड टेंड्स दैम लविंगली, और उनको बड़े अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से उनको देखता है. एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस सीन को कैसे दर्शाऊँ इस फिल्म में. प्रोड्यूसर ने ये बात किससे कही, सुबु से. द प्रोड्यूसर वुड से द सुबु, एंड सुबु वुड कम आउट विथ 4 ways. और सुबु जो था इतना क्रिएटिव था कि फटाफट वो 4 उसने ऑप्शंस बता दिए अपने मालिक को, जो चीफ था, द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, कि किस प्रकार से रैट अपना लव जो है वो उसके प्रे को, जो उसकी शिकार बने हैं, उसके जो उसकी बच्चे हैं, जो टाइग्रेस के जो शिकार बनी है, उसका उसके बच्चों को कैसे वो अफेक्शन दिखाएगा. मतलब उसके पास हर इम्पॉसिबल जो सिचुएशन होती थी उसका सॉल्यूशन हुआ करता था, और वो कई ऑप्शंस में सॉल्यूशन देता था. गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ. तो वो कहता था अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इतना, जो उसका जो मिस्टर वासन था, वो कहते हैं ठीक है बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे पक्का नहीं है इफ़ इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, कि ये इतना कारागर सिद्ध भी होगा कि नहीं. द प्रोड्यूसर वुड से, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. यदि प्रोड्यूसर ऐसा कहता था तो वो तुरंत 1 मिनट के अंदर, जो सुबु था इतना क्रिएटिव था कि वो 14 ऑप्शन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसके सामने रख देता था. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सो वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर.